हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भारतीय इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स यानी भारत का अर्थव्यवस्था। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू। उसके बाद कल हम भारत के राष्ट्रीय आय को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। हम जानते हैं भारत पूरी दुनिया में दो तीन तरीके के अर्थव्यवस्था चलते हैं। मशहूर दो हैं, एक पूंजी वाली और दूसरा है समाजवादी। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसे अमेरिका अपनाता है, और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसमें रूस अपनाता है। पूंजीवादी में क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें, लगभग सभी चीज़ें प्राइवेट चीज़ों में होती है, प्राइवेट के हाथ में होती है। जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कंपनीज होती हैं ये सब प्राइवेट सेक्टर के होती हैं। और समाजवादी में क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर जो भी फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो सब सरकार के अंडर में आती हैं। लेकिन भारत में इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है, जहाँ सरकार और प्राइवेट दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, और इसको, इस अर्थव्यवस्था को मिलाकर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ने बनाया, जिसे भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। जिसमें इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत सरकार और प्राइवेट दोनों को एक साथ एक जगह काम लेता है। जैसे हमारे यहाँ बसेस चलते हैं, तो जो प्राइवेट भी बसें हैं और सरकारी बसें भी चलती हैं। जैसे हमारे टेलीफोन में है, बीएसएनएल सरकारी है, और एयरटेल, आइडिया, जियो ये सब प्राइवेट में है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसे हैं जो कि सरकारी हैं, कुछ जो है कुछ कंपनियां जो है प्राइवेट हैं। ठीक है, तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। अगला देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से जो भारत सरकारी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, मतलब सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, आर्थिक विकास की दृष्टि से कोण से भारत की गिनती होती है। भारत पिछड़ा हुआ में है, या विकसित है, या विकासशील है, या अर्ध विकसित है। तो भारत पिछड़ा तो है नहीं, तो भारत क्या है, विकासशील देश है। ठीक है, तो हम विकसित भी नहीं है। विकसित देशों में अमेरिका आ गया, चीन हो रहा है, जापान लगभग हो गया है, और यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि विकसित हो चुके हैं। लेकिन अभी भारत जो है वो विकासशील है, अभी विकास हो रहा है। इसमें लगभग लगभग हम लोग विकास के पहुंचने वाले हैं, विकसित होने वाले हैं लगभग लगभग। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। भारत का अर्थव्यवस्था हो या लगभग दुनिया के सभी देशों का, जो सबसे सफल उत्पाद होता है वो तृतीय क्षेत्र में होता है। हम जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि होती है, कृषि या मत्स्य पालन आता है इसमें। दूसरा होता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है जितने भी खनन होते हैं। पहले में भी खनन, कृषि उषि सब आते हैं, दूसरे में आते हैं फैक्ट्री सब आते हैं, और तीसरे में जो हम दुकान उकान बाकी जो भी चीज़ आते हैं ये सब, सेवा, ये सब तीसरे में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जिसमें मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है। देखिए, बंद अर्थव्यवस्था में ना, ना किसी देश, बाहरी देश से आप कोई सामान खरीद पाएंगे, ना ही किसी बाहरी देश को आप सामान बेच पाएंगे। जो भी होगा आपके देश के अंदर होगा। तो ये ना तो कुछ निर्यात करेंगे ना ही आयात करेंगे। तो ये होता है ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। जैसे अभी उत्तर कोरिया इसका बहुत अच्छा मिसाल है। भारत भी 1992 से पहले बंद अर्थव्यवस्था था, लेकिन भारत 1992 के बाद 1993 से खुला अर्थव्यवस्था हो गया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला चलते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। तो विश्व से कोई संबंध नहीं होता, वो होता है संवृत्त यानी बंद अर्थव्यवस्था, जिसको बाहरी देशों से कोई मतलब नहीं है। वो जो भी करेंगे अपने देश में करेंगे, बाहरी देश से ना कुछ लेंगे ना बाहरी देश को कुछ देंगे। अगला है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। भारत किसमें परिभाषित होगा, एक श्रम अधिवक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अगला है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो भारत, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है उसके प्राकृतिक संसाधन पे, उसके प्रकृति में क्या है, उसके खनिज में क्या उपलब्ध है, उसकी कृषि कैसी है, पूंजी की, उसमें देश के पास पूंजी कितनी है, पूंजी निर्माण के बारे में बताया जा सकता है। उस देश का बाजार का आकार क्या है,
उसकी मार्केटिंग कैसी है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए उस देश के लिए। तो इन सभी तीनों होगा तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त में से सभी। अगला देखते हैं, वैश्वीकरण जिसे ग्लोबलाइजेशन के भी कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। देखिए, वैश्वीकरण वो होता है जिसमें घरेलू अर्थव्यवस्था को हम पूरे देश में मिला के रखते हैं, जिसमें बाहरी से भी हम खरीद सकते हैं और भारत को हम बाहरी देश को हम बेच भी सकते हैं। तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। और आगे चलते हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना होता है। वैश्वीकरण जहाँ भी वैश्वीकरण आ गया मतलब एक देश का पूरे विश्व के साथ संबंध होता है, अच्छे संबंध होते हैं व्यापार को लेकर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो भारत का जो वैश्वीकरण है ना, वो दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम करना है, क्योंकि भारत चाहता है कि बाकी सब बाहर के सभी जो अच्छे अच्छे देश है जहाँ जिससे हमें फायदा हो सकता है, उसके साथ हम अपना जो दोस्ती यारी है उसे बढ़ा कर रखें, अपना संबंध बना कर रखें, ताकि उससे बिगाड़ ना हो सके और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बनी रहे और सामान जो है हमें सस्ते दामों में मिलता रहे। अगला देखते हैं, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो भारत का श्रम शक्ति का लगभग 54% जो भाग है वो कृषि में लगा हुआ है। ठीक है, अगला है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है। तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी जो है वो संरचनात्मक है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। अगला देखते हैं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। भारत का जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो कौन प्रकाशित करता है। तो वो है एक संस्था है जिसका नाम है NSSO, तो जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। इसका नाम राष्ट्रीय परिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय है, जिसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और यही हमें बताता है कि भारत में कितनी बेरोजगारी और किस क्षेत्र में कितनी बेरोजगारी है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो भारत में अल्प रोजगार भी पाए जाते हैं, मतलब कुछ दिन काम करते हैं कुछ दिन काम नहीं मिलता। चक्रीय बेरोजगारी भी है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी है, मतलब ये तीनों बेरोजगारी इसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ग्रामीण अल्प रोजगार यह बताता है कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी पूर्ण क्षमता के काम से भारत के कृषि प्रधान इलाकों में बहुत आम है। यहाँ लोग सीमित अवधि के लिए कार्यरत होते हैं। चक्रीय बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, जिससे मांग में कमी होती है और उत्पाद घटने लगता है। हालांकि यह भारत में अन्य प्रकार की बेरोजगारी की तुलना में कम है, फिर भी वैश्विक आर्थिक मंदी के समय इसका असर महसूस किया जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जब किसी क्षेत्र की आर्थिक संरचना में बदलाव आता है, जैसे नई तकनीक के आगमन से कुछ नौकरियां की आवश्यकता कम हो जाती है। जैसे अभी AI का दौर चल रहा है तो बहुत सारी नौकरियां जो है वो खत्म कर दी जा रही हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी भारत में तकनीकी की औद्योगिक बदलाव के कारण देखने को मिली है, इसलिए भारत में इन सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अगला है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। तो कृषि में सबसे ज्यादा कोई बेरोजगारी देखी जाती है तो वो अदृश्य बेरोजगारी देखी जाती है। अदृश्य बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जहां काम तो एक लोगों का है लेकिन उसको मिलकर 10 लोग कर रहे हैं। ठीक है, कृषि में जहां 2 आदमी मिलकर पूरे खेत का काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पे 10 आदमी 15 आदमी लगे हुए हैं उसको काम को करने के लिए। तो ये है छुपी हुई बेरोजगारी। अगला है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है।
तो कृषि में जो बेरोजगारी का स्वरूप है वो संरचनात्मक भी है, मौसमी बेरोजगारी भी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी भी है। तो तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी हम जानते हैं कि कृषि से संबंधित आमतौर पर इस पर बेरोजगारियां होती हैं। जब फसल का सीजन आता है तो इसमें काम मिलता है, जब फसल का सीजन खत्म हो जाता है तो फिर काम खत्म हो जाता है। संरचनात्मक में भी बेरोजगारी, जब कृषि के पुराने तरीके से बदलकर नए तरीके अपनाए गए, तकनीक में बदलाव हुआ तो मजदूरों की कमी हुई, तो जो मजदूर बचे वो क्या हुए, संरचनात्मक बेरोजगार बने। घर्षण बेरोजगार, वो जब लोग दूसरी जगह काम करने ढूंढने गए या कृषि क्षेत्र में काम छोड़कर क्षेत्रों में अपनी कोशिश करने लगे, तो इस दौरान कुछ समय के लिए जो बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, ये क्या है, घर्षण बेरोजगारी। जो आदमी अपने गाँव से लेकर दूसरे शहर में गए और वहाँ पे काम ढूंढने में जो समय खाली बिताया, तो वो घर्षणात्मक बेरोजगारी हुआ। ठीक है। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ वही होता है जो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य करत होता है, जिसे हम छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, जो ऑप्शन जो कृषि में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो अभी हमने पढ़ा प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे अदृश्य बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, तो वो भी पाई जाती है, और मौसमी बेरोजगारी है वो भी पाई जाती है। लेकिन तो ये दोनों हमारा हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी इसलिए कि जब कृषि का, जब खेती का समय होगा तभी मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। खेती हो गई उसके बाद मजदूर जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला है वर्तमान समय में देश के किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो देश में जो है वह शिक्षित बेरोजगार जो है ये समस्या बहुत है। आज लगभग बहुत जो भी युवा है वो 90% लड़के ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन है, इंटर पढ़े हैं, 10th पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार है, घूम रहे हैं या अपने लेवल का काम नहीं कर रहे, तो वो भी बेरोजगार है। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ी गंभीर समस्या चल रहा है इसके बारे में, बेरोजगारी के बारे में। अगला देखते हैं, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो छुपी हुई जो बेरोजगारी है वो किससे संबंधित है, कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से। कृषि या ग्रामीण में हमने पढ़ा है पीछे। विनिर्माण क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में नहीं होता, जितनी लोगों की जरूरत होती है वहाँ उतनी ही लोग लगाए जाते हैं। शहरी क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र में भी नहीं है, ये सिर्फ ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में होते हैं। तो एक और दो हमारा बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो है उसका अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, यहाँ पे संरचनात्मक वही होता है जैसे जहाँ आदमी का काम कर रहा था वहाँ अब मशीनें काम करने लगी। तो जहाँ 10 आदमी मिलकर एक काम करते थे वहाँ अब एक मशीन को चलाने वाला एक आदमी काम कर रहा है, तो 9 आदमी बेरोजगार हुए। तो ये हुआ संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला हुआ, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। तो शहरी क्षेत्रों में जो आमतौर पर बेरोजगारी दिखाई देती है वो शिक्षित बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो शहरों में माना जाता है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा शहरों के लोगों के पास होता है, तो जो शिक्षित बेरोजगारी होती है वो शहरों में पाई जाती है। अगला है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहाँ बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं। इसका अर्थ पूछ रहा है कि वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध होते हैं, श्रम की सीमांत समानता शुल्क होती है, उत्पादकता शून्य होती है, श्रमिकों की उत्पादकता का कम होती है। यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब ऐसा जगह जहाँ काम 2 लोगों का है पर 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ 2 लोग मिलकर 10 किलो चावल उगा सकते हैं वहीं पे 10 लोग मिलकर ही 10 किलो चावल उगा रहे हैं। तो ये क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी हुई, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। श्रम बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन उत्पाद में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उत्पाद उतना ही है। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बेरोजगारी है वो शैक्षिक बेरोजगारी है। ठीक है, पढ़े लिखे बेरोजगार। अगला है, बेरोजगारी तब तक होती है जब तक लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। जब कुछ लोगों को कुछ दिन रोजगार नहीं मिल पाता उन्हें मौसमी बेरोजगार कहते हैं। मतलब साल के कुछ दिन वो
नौकरी करते हैं, रोजगार मिल गया उनको, लेकिन साल के कुछ दिन वो बेरोजगार रहे, तो वो मौसमी रोजगार है। जैसे कृषि का समय आया तो वो रोजगार में लग गए, कृषि का समय खत्म हुआ तो वो बेरोजगार हो गए, ऐसे लोग हैं। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार भी कहते हैं, ठीक, छुपी हुई रोजगार, अल्प रोजगार इसे कहते हैं। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो कृषि में ही देखने को मिलता है, जहां एक आदमी काम है वहां 10 लोग काम करते हैं। अगला है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में जहां बेरोजगार लोग रहते हैं उसे सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। अगला है 30 नंबर, बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो ये बेरोजगारी संरचनात्मक कहलाती है, ठीक है। संरचनात्मक वही बेरोजगारी होती है जहां इंसानों का मशीन करने लगे। अगला है जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपने वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। तभी हमने पढ़ा कि प्रतिरोधक बेरोजगारी ऐसी होती है जो अपनी एक नौकरी खो दिया, दूसरे रोजगार दूसरी नौकरी को तलाश करने में जो इधर उधर भटक रहा है, उस दौरान जो वो काम नहीं कर रहा है, तो कौन सा बेरोजगारी हुआ? तो वो होता है प्रतिरोधक बेरोजगारी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? जब लंबे समय तक बेरोजगारी बनी होती है उसे आकस्मिक बेरोजगारी कहते हैं, दीर्घकालिक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। जब लंबे समय तक है ना तो इसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करेगा तो नीति आयोग देखते हैं, ठीक है। नीति आयोग ही भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग गरीब से ऊपर है, गरीबी रेखा से कितने लोग नीचे हैं, कितने लोग ऊपर हैं। गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग ने गरीब की रेखा शहरों में प्रति परिवार 45 रुपया प्रति माह और गांव में 39 रुपया प्रति माह परिवार का तय किया है, ठीक है। अगला है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? जो अल्प विकसित देश होते हैं उनके गरीब का क्या है? आय में असमानता, ठीक है। उनके समान जो है आय जो है समान नहीं है। जो कम गरीब देश है ना, जो गरीब देश होते हैं उनमें या तो कुछ लोग होंगे, बहुत कम ही लोग होंगे जहाँ जो इनके पास बहुत सारे पैसे होंगे, बाकी सारे लोग बहुत गरीब होते हैं। तो यही होता है अल्प विकसित देशों में, यही काम होता है। कुछ लोग अमीर हैं, बाकी सभी लोग गरीब हैं। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब को खाने को नहीं मिल रहा है। अगला है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो निर्धनता का जो आकलन होता है भारत में ना, वो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन जो है हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया है? 20 सूत्री जो कार्यक्रम है इसे इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था। ये बहुत मशहूर है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है, जो कि यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया था ये, और अभी कई सारे एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने की थी। तत्पश्चात 1982 से 1986 तक तथा 2006 में इस कार्यक्रम की पुनः संरचना की जा चुकी है। वर्तमान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 लागू है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के बीच स्तर में सुधार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, दूसरा जीवन स्तर में सुधार, तीसरा सुशिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनना है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मतलब कौन सी ऐसी जैसा राज्य है जिसमें बहुत ज़्यादा गरीबी है और इसे भारत का इथोपिया कहा गया है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुछ एक जिला है श्योर जिला, जिसमें बहुत ज़्यादा गरीबी पाई जाती है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे जो उपयुक्त है वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक निर्माण में निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया है। पहला, प्रति व्यक्ति आय, मासिक उपभोग खर्च। दूसरा, शिक्षा का स्तर। तीसरा है स्वास्थ्य, जिसे शिशु मृत्यु दर में शामिल भी है इसमें। घरेलू है सुविधा उपचार है। पांचवा है गरीबी का स्तर है। छठा है महिला साक्षरता है। और सातवां जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण, जिसे यूएनडीपी एवं एक्सपोर्ट पॉवर्टी तथा ह्यूमन डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से 2010 में किया गया था। अगला है कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए था। ठीक है, गरीबी दूर करने के लिए ग्रामीण में कौन सा था, तो इसमें था IRDP, IRYSPM, SEM और उसके बाद NREP, ये तीनों थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, इसमें कथन 1 को कथन 2 से मिलाना है। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्र में निहित है। ठीक है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्र में निहित हैं। आर कहता है ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर और ए जो है दोनों का कहीं से कोई मिल नहीं रहा है। तो ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल बी सही होगा, क्योंकि दोनों का कहीं मैचिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगला देखते हैं, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो इसमें सम्मिलित होता है तीनों। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों सम्मिलित होते हैं इसमें। अगला देखते हैं, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। 15 से 59 वर्ष के जो लोग काम नहीं करते, जिनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम नहीं मिलता, उन्हें बेरोजगार कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, भारत में गरीबी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये होगा सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण विधि, पारिवारिक उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय। देखिए भारत में प्रति व्यक्ति आय नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हमारा है, तो बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है। तो शहरी क्षेत्रों में गरीबी का आकार माना जाता है औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता सूचकांक। ठीक है, ऑप्शन हमारा बिल्कुल डी सही होगा। अगला देखते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसके IBRD का वार्षिक प्रकाशन होता है। अगला है, मानव सूचकांक किसने बनाया था। तो मानव सूचकांक जो है बनाया था UNDP ने। मानव विकास सूचकांक का HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांक का एक संयुक्त सांख्यिकी सूचकांक है, जिसे मानव विकास के 3 आधार द्वारा तैयार किया गया है। अगला है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है। तो मानव विकास की जो अवधारणा है वो महबूबुल हक के द्वारा दी गई है। ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। महबूबुल हक के मानव विकास सूचकांक विकसित किया। मानव विकास सूचकांक में शिक्षा, आयु और जीवन स्तर को मापा जाता है। भारत में प्रथम मानव रिपोर्ट 2002 में जारी की गई। महबूबुल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। मोंटक सिंह अहुल्यावालिया 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। निम्नलिखित सूचकांक में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। ये होता है सामाजिक असमानता में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक का जो हिस्सा नहीं है वो है सकल नाम निवेश दर। अगला है और आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का, मानव विकास सूचकांक जिसे HDI का आधार है, का आधार क्या होता है। तो HDI का जो आधार होता है वो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर।
तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार नहीं बल्कि जीवन का स्तर होता है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आज हमारा यहीं तक रहा, टॉप 50 क्वेश्चन हमने देख लिया है और अगला कल देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।